हाँ जी, कंटिन्यूइंग विद चैप्टर 9 हम कर रहे थे मेन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केन्स के सिद्धांत के मुख्य तर्क। तो पहला हम कर रहे थे मनी इल्यूजन। सो वर्कर्स को मनी इल्यूजन है और वो प्राइस लेवल को इग्नोर करते हैं, इसलिए जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर है वो जो है मनी वेजेस से रिलेटेड है। सेकेंड इज़ वेज रिजिडिटी, मजदूरी की कठोरता। जो मनी वेजेस हैं दे आर नॉट फ्लैक्सिबल, जो वेजेस हैं वो फ्लैक्सिबल नहीं हैं। जैसा कि क्लासिकल्स ने कहा था कि वेजेस फ्लैक्सिबल हैं, जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो वो कम होंगे या बढ़ेंगे, तो उस चेंज की वजह से जो है इकॉनमी में असंतुलन जो है वो संतुलन में बदल जाएगा। लेकिन केन्स क्या कहते हैं कि वेजेस रिजिड होती हैं, दे आर फ्लैक्सिबल इन द अपवर्ड डायरेक्शन बट रिजिड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब कि वेजेस बढ़ तो सकती हैं, वर्कर्स वेज राइज को तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो वेज कट को या वेज फॉल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेड यूनियंस हैं, देन वेज लेजिस्लेशंस हैं, गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स हैं, लेबर लॉज हैं, ठीक है, वर्कर्स यूनियन है। तो इसलिए जब अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो वेज कट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्लासिकल थ्योरी सही नहीं है। नंबर 3 इज़ इफेक्टिव डिमांड। केन्स का तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो ऑटोमेटिकली करेक्टेड क्यों नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इकॉनमी में दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। प्रभावपूर्ण मांग बहुत महत्वपूर्ण है केन्स के अनुसार, और जो रोजगार का स्तर है वो प्रभावपूर्ण मांग से संबंधित है। Effective demand means the level of aggregate demand at which aggregate demand is equal to aggregate supply. प्रभावपूर्ण मांग बेसिकली कुल मांग ही है, लेकिन कुल मांग का वह स्तर जिस पर कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होते हैं वो इफेक्टिव डिमांड कहलाती है। तो इस प्रकार से केन्स क्या कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का या फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को अचीव करने का तरीका क्या है, दैट economies should focus to increase the aggregate demand. उन्हें कुल मांग को बढ़ाना चाहिए। जब कुल मांग बढ़ेगी, और वो कैसे बढ़ेगी, by rise in consumption expenditures and investment expenditures. तो हमें propensity to consume को बढ़ाना है, investment expenditure को बढ़ाना है, जिससे कुल मांग बढ़ेगी और रोज़गार को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो केन्स बेसिकली जो है वो शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं, और क्लासिकल थ्योरी में जो है वो हम लॉन्ग पीरियड की बात कर रहे थे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट है आपका, एजम्पशंस ऑफ केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केन्स के रोजगार सिद्धांत की मान्यताएं। नंबर 1 इज शॉर्ट पीरियड, अल्पकाल। क्लासिकल थ्योरी जो है वो लॉन्ग रन पर बेस्ड थी, लेकिन केन्स बात करते हैं कि लॉन्ग रन तो अनसर्टेन है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज शॉर्ट पीरियड, ठीक है, बिकॉज इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, और शॉर्ट पीरियड मीन्स द इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं। सेकेंड एजम्पशन इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता के सारे फीचर्स जो है वो इकोनॉमी में है। नंबर 3 इज क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। इट मीन्स देयर इज नो फॉरेन ट्रेड, ठीक है, केवल 3 सेक्टर इकोनॉमी है, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है, तो जो 4th सेक्टर है फॉरेन सेक्टर वो एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर 4 इज इग्नोर्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट एज अ स्पेंडर और टैक्सर। सरकार की जो भूमिका है उसकी अवहेलना की गई है। इट मीन्स लेजर फेयर इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वेयर गवर्नमेंट जो है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करती एग्रीगेट डिमांड को चेंज करने का या इकोनॉमी में चेंज लाने का। नंबर 5 इज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, घटती सीमांत उत्पादकता, ठीक है, जो लेबर है, जैसे से हम लेबर्स को काम पर लगाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड ऑफ एवरी फैक्टर गोज ऑन फॉलिंग, या हम यूँ कहें दैट प्रोडक्शन पर जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है, घटते प्रतिफल का नियम जो है वो लागू होता है उत्पादन पर। नंबर 6 एजम्पशन इज लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन का के साधन जो हैं वो सबसे उनमें से इम्पॉर्टेंट क्या है, लेबर, ठीक है। वैसे तो 4 फैक्टर्स हम पढ़ते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में बाकी फैक्टर्स तो फिक्स्ड हैं, जैसा आप जानते हो शॉर्ट रन में फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे, उनकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, लेकिन लेबर वेरिएबल फैक्टर है जिसकी क्वांटिटी को, नंबर को हम इंक्रीज कर सकते हैं और आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। नंबर 7 इज लेबर हैज़ मनी इल्यूजन, श्रमिकों में मुद्रा भ्रांति है। ये हमने बिगनिंग में ये भी पॉइंट किया है कि लेबरर्स हैव मनी इल्यूजन, इट मीन्स
कि वो प्राइसेस को कंसिडर नहीं करते, रियल वेजेस को कंसिडर नहीं करते, बल्कि मनी वेजेस को का बढ़ना ही उनके लिए मजदूरी बढ़ने के बराबर है। नंबर 8 इज़ मनी ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मुद्रा जो है वो मूल्य के संचय का कार्य भी करती है। क्लासिकल थ्योरी में हम पढ़ के आए थे कि दैट मनी एक्ट्स ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, केवल विनिमय का साधन है। लेकिन केन्स क्या कहते हैं कि मनी जो है वो विनिमय के साधन के साथ साथ स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य के संचय का काम भी करता है। केन्स ने 3 कंसेप्ट दिए, 3 पर्पसेस दिए हैं जिनके लिए हम डिमांड क्रिएट करते हैं मनी की, जैसे कि ट्रांजैक्शन मोटिव, क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए मनी का वो रोल है। देन प्रिकॉशनरी मोटिव, सावधानी उद्देश्य के लिए जो हमारी कुछ समय के बाद नीड्स अराइज होने वाली हैं। और उसके बाद स्पेकुलेटिव मोटिव, जिसमें कि सट्टा उद्देश्य मीन्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बॉन्ड्स डिबेंचर्स खरीदने के लिए, हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनी को कैश फॉर्म में रखते हैं। तो इसका मतलब कि मनी जो है उसके डिफरेंट पर्पसेस हैं और हम मनी की फॉर्म में डिफरेंट कमोडिटीज़ के मूल्य को स्टोर कर सकते हैं। नंबर 9th असम्पशन इज़ नो टाइम लैग, समय का अंतर का अभाव। ठीक है, समय अंतर कब होता है, ये मैंने आपको मल्टीप्लायर में भी समझाया था कि टाइम लैग मीन्स व्हेन द वेरिएबल्स बिलोंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स, कि अलग अलग वेरिएबल जैसे कंजम्पशन है, इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, वो सेम टाइम पीरियड से रिलेटेड नहीं है। लेकिन केन्स क्योंकि शॉर्ट रन की बात करते हैं तो इट मीन्स टाइम लैग नहीं है, टाइम गैप्स नहीं है। क्यों नहीं है? इट मीन क्योंकि शॉर्ट पीरियड है। इट मीन्स कि ऑल द वेरिएबल बिलोंग टू द सेम टाइम पीरियड। इनकम है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, वो एक ही समय पर, यानी कि इंस्टेंट रिजल्ट की बात करें हम। नंबर 10 इज अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अल्प रोजगार संतुलन। केन्स के अकॉर्डिंगली देयर इज नो फुल एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल फीचर, रादर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है दैट इज़ अ नॉर्मल फीचर ऑफ द इकोनॉमी। अल्प रोजगार संतुलन अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता है। नंबर 11 इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस, बचत और निवेश फलन। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे क्लासिकल थ्योरी में हम पढ़ के आए हैं कि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, पॉजिटिव फंक्शन है, एंड इन्वेस्टमेंट इज अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। लेकिन केन्स क्या कहते हैं कि जो सेविंग्स हैं ऑफ कोर्स वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो इंपॉर्टेंट रोल किसका है? इनकम का। सो सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, पॉजिटिव फंक्शन है। जब इनकम बढ़ती है तो हम ज़्यादा बचत कर सकते हैं, इनकम कम होती है तो हम कम बचत कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो है वो भी डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर किसका प्रभाव पड़ता है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी का। एंड लास्ट अजम्पशन नंबर 12 इज इंटरेस्ट इज अ मॉनेटरी फिनोमिनन। ब्याज जो है वो मौद्रिक तत्व है। ठीक है, मौद्रिक तत्व का मतलब कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी के मैं आपको 3 पर्पसेस बताए, जो कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहा जाता है, तरलता अधिमान। तरलता अधिमान का मतलब है कि हम मनी की डिमांड किस लिए करते हैं। अकॉर्डिंग टू केन्स 3 पर्पसेस हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव, क्रय विक्रय उद्देश्य, नंबर 2 इज प्रिकॉशनरी मोटिव, सावधानी उद्देश्य, एंड नंबर 3 इज स्पेकुलेटिव मोटिव, सट्टा उद्देश्य। ठीक है, और मनी सप्लाई कहाँ से जनरेट होती है? जो देश का सेंट्रल बैंक है या गवर्नमेंट है वो मनी सप्लाई को जनरेट करता है। तो ये मेन असम्पशंस हो गई।